सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। आइए हम कल जो वीडियो बनाया था उससे आगे की ओर चर्चा करते हैं कि कल हमने क्या बात की थी, आज हम क्या करने वाले हैं। कल हमने देखा कि महात्मा गांधी के पास किस थाने से रोज शिकायतें आती थी, जोहानिसबर्ग थाना। और जोहानिसबर्ग थाना कहाँ पड़ता है डियर, मेरे साथ साथ बोलिए, दक्षिणी अफ्रीका में। और ये जोहानिसबर्ग थाना था वो एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था। इस थाने की यह विशेषता थी कि इस थाने के अंदर हिंदुस्तानियों और चीनियों का रक्षण न होकर के भक्षण होता था। इस थाने में हक वाले प्रवेश नहीं कर सकते थे और 100 पौंड देकर के बिना हक वाले प्रवेश कर लेते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए हिंदुस्तानी और चीनी लोग महात्मा गांधी के पास शिकायत लेकर के आते थे और कहते थे कि इस समस्या का निराकरण आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और महात्मा गांधी ने भी यह अनुभव किया कि अगर मैं इनका निराकरण नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ट्रांसवाल एरिया में रहना क्या है। ओके, आगे देखिएगा। मैं प्रमाण जुटाने लगा। मैं कौन? महात्मा गांधी। जोहानिसबर्ग थाने के विरुद्ध मैं प्रमाण जुटाने लगा। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है ना भाई, न्याय की वृत्ति यानी उल्लेख है। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना। महात्मा गांधी को पता था कि ये कमिश्नर है तो मेरी बात को मानेंगे थोड़ी, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी की बात को अच्छे प्रकार से बेचारे कमिश्नर ने सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा कि आप सबूत प्रस्तुत करिए। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिणी अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा, दक्षिणी अफ्रीका में यहां से अंडरलाइन करेंगे, ये पुलिस कमिश्नर का जोहानिसबर्ग थाने से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए वहां के पुलिस कमिश्नर और महात्मा गांधी का क्या मानना था कि दक्षिणी अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। दक्षिणी अफ्रीका में जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे वो कौन थे? अंग्रेज थे। और गोरे पंच किसको कहा गया है? अरे गोरे कौन होंगे? अपने जैसे थोड़ी लोग होंगे, अंग्रेज होंगे। और दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों को दंड दिलाना कठिन है क्योंकि राज किसका है? गोरे लोगों का है। और अंग्रेज लोगों का राज है तो अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों को दंड दिलाना कठिन हो जाएगा। ओके, हाँ। तो उसने कहा, किसने कहा? पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा भाई, फिर भी हम प्रयत्न तो करें। महात्मा गांधी का हौसला बढ़ाया कि मैं आपके साथ हूं। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। जूरी का मतलब होता है न्यायाधीश द्वारा, न्यायालय द्वारा। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा। ये बात कही थी पुलिस कमिश्नर ने। लेकिन विश्वास है कि अगर पकड़ भी दिए जाएंगे तो जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। और पकड़ते भी हैं लेकिन जूरी द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, मैंने चर्चा की थी, जिसके कारण महात्मा गांधी का न्यायालय पर और अपनी वकालत पर भरोसा उठ जाता है। प्रश्न ये भी बन सकता है, महात्मा गांधी का कानून पर विश्वास उठ गया क्यों? महात्मा गांधी निराश और दुखी कब हुए? जब उनका कानून से विश्वास उठ गया। और कानून का विश्वास इसलिए उठ गया कि जोहानिसबर्ग थाने के अधिकारी जो हिंदुस्तानी और चीनियों के साथ अन्याय और अत्याचार करते थे, रक्षण की बजाय भक्षण करते थे, उनको पकड़वाने के लिए सबूत पेश किए, अपराधी पकड़े गए लेकिन जूरी द्वारा छोड़ दिए गए, जिसके कारण महात्मा गांधी का कानून से विश्वास उठ गया। याद हो गया होगा, ठीक है। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकले। वारंट का मतलब है क्या? गिरफ्तार करना। गिरफ्तार को ना गिरफ्तार, क्योंकि बिना वारंट के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ, क्योंकि लोगों की आंखें उसी पर रहती थी। महात्मा गांधी की भी कहाँ कहाँ जाते हैं, और महात्मा गांधी हमेशा पुलिस कमिश्नर के पास जाते थे क्योंकि उन्होंने उनकी मदद करनी चाहिए।
इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते थे कि महात्मा गांधी के पास कौन आता है, और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों को पहुंचाते थे जो अन्याय और अत्याचार करते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। जासूस का मतलब था गुप्तचर सूचना जुटाने वाला। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद नहीं होती तो ये अधिकारी पकड़े नहीं जाते। तो माय डियर ध्यान रखना कि जो अधिकारी जोहान्सबर्ग थाने के अधिकारी जो हिंदुस्तानी और चीनियों पर अन्याय और अत्याचार करते थे, वो किसकी सहायता से या किसके मार्फत पकड़े गए? हिंदुस्तानियों और चीनियों की मदद से, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग ही क्या करते हैं, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं तो उसका हुलिया तो वही जानते हैं जिसके साथ ऐसा होता है। तो महात्मा गांधी ने मदद की हिंदुस्तानी और चीनियों की, और हिंदुस्तानी और चीनियों ने मदद की महात्मा गांधी की, जिसके कारण वो अधिकारी पकड़े गए। आगे देखिएगा, इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर कि बाहर भागे, और बाहर के भागे हुए लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तार पत्र निकाल दिया। और इस वारंट को हम क्या भी कह सकते हैं? आज्ञा पत्र। कि इस आज्ञा के माध्यम से पुलिस किसी को भी क्या कर सकती है? गिरफ्तार। तो आज्ञा पत्र भी बोल सकते हैं। ये अंग्रेजी वर्ड होते हैं ना, उनको आप याद भी रखिए, क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में दो पारिभाषिक शब्दावली के प्रश्न आएंगे। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब, पारिभाषिक शब्दावली 2 अंक का है, जिसमें से 2 मीनिंग आएंगे अंग्रेजी के। इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको मुख्य उपलब्ध करवा दूंगा पारिभाषिक शब्दावली का डाटा, कि पारिभाषिक शब्दावली में 2 प्रश्न आएंगे, इंग्लिश में 2 मीनिंग आएंगे, और आपको उनका हिंदी अर्थ लिखना है। 2 आएंगे, 1-1 नंबर के, आपको 2 नंबर लेने हैं, छोड़ने नहीं, ठीक है। आगे तो पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकाल कर उसे वापस पकड़वाया जो भाग गया था। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे, और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच भी चुका था, न्यायालय के पास। फिर भी दोनों छूट गए, है ना। यहाँ से अंडरलाइन करें कि जिन 2 अधिकारियों को पकड़ने के लिए पीछे सबूत थे, उनमें एक भाग गया और वारंट के माध्यम से पकड़ा गया, और भागने वाले का प्रमाण जूरी के पास पहुंच गया। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। अब यहाँ से अलग महात्मा गांधी को निराशा कब हुई, या महात्मा गांधी को सबसे ज़्यादा दुख कब हुआ, या महात्मा गांधी का वकालत से या कानून से विश्वास कब तोड़ा? पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। कारण क्या था कि इतनी मुश्किल से तो प्रमाण पेश करके उनको पकड़वाया, और जूरी ने 2 मिनट में पर्दाफाश कर दिया, न्याय कर दी। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। महात्मा गांधी की वकालत से अरुचि कब हो गई? जब जूरी द्वारा दोनों अपराधियों को सबूत होते हुए भी छोड़ दिया। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि अप्रिय लगने लगी। महात्मा गांधी को बुद्धि भी क्या लगने लगी? अप्रिय। सबको कोसता रहा। दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो जब किसी अपराधी को सरकार छोड़ देती है तो उनका तो हौसला बढ़ता ही जाएगा, वो और ज़्यादा अपराध करने लगे। बाद में वो 2 अधिकारी फिर पकड़े गए, और उन अपराधियों को क्या कर दिया गया? सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया। तब महात्मा गांधी का थोड़ा हौसला बढ़ा और चारों तरफ उनकी कीर्ति बढ़ गई। ओके, नेक्स्ट पेज। ये आ गया, जो अधिकारी है ना, ये बर्खास्त हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग कर दोगे बर्खास्त। तो बर्खास्त करने में तो आप माहिर हैं, कर दोगे ना बर्खास्त। ओके, दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग को साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत बढ़ी। तो हिंदुस्तानियों का धीरज कब बंधा? धीरज का मतलब होता है धैर्य। और हिंदुस्तानियों की हिम्मत कब बढ़ी? जब दोनों अधिकारियों को सरकार द्वारा क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बर्खास्त। इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी। महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा कब बढ़ी? जब दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। मेरे धंधे में वृद्धि हुई। धंधा कौन सा है भाई? वकालत वाला। महात्मा गांधी का नाम हुआ, इसलिए इस प्रकार के पीड़ित परिवार उनके पास आने लगे। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड
हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें बहुत कुछ बचत हुई। यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ भ्रष्टाचार में। बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे, क्योंकि कई बेईमान लेते ही जन्म से हैं क्या भ्रष्टाचार, कि हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे चाहे लाख कोशिश कर लो। पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। जिनके पास सबूत थे वो अपने सबूतों की रक्षा कर सकते थे। मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी, अधम का मतलब होता है नीच होने पर भी, उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरे इस स्वभाव को वे जानते थे। महात्मा गांधी के स्वभाव को लोग जानने लगे कि महात्मा गांधी अन्याय का विरोध करते हैं, जहां अन्याय दिखेगा महात्मा गांधी रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए महात्मा गांधी के स्वभाव को जानते थे, और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि अन्याय और अत्याचार का विरोध करता हूँ, लेकिन अन्यायी अत्याचारी को दंड देने के बाद में अगर वो मेरे से सेवा मांगते हैं, रक्षा मांगते हैं या मदद मांगते हैं, तो मैं उन अधिकारियों की मदद भी कर देता हूँ, भले ही वो कैसे भी इंसान क्यों न हो। ऐसी तरस भी महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे ऐसे लोगों पर आती है। अगर कोई पीड़ित परिवार, दंड दिया गया कोई व्यक्ति उनके पास पुनः निवेदन करने के लिए आता है, तो वह उन्हें छूट देने के लिए भी तैयार रहता है, उनकी सहायता देने को भी तैयार रहते हैं। तो मैंने कंगाल का मतलब, कंगाल हालत क्या है? गरीब दशा। महात्मा गांधी कोई गरीब दशा वाला व्यक्ति उनसे निवेदन करता है तो महात्मा गांधी जरूर ऐसे लोगों की क्या करते हैं? मदद। तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो उन्हें जोहानिसबर्ग की म्यूनिसिपैलिटी, ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका अर्थ है नगर परिषद। क्या अर्थ होगा डियर इसका? नगर परिषद, म्यूनिसिपैलिटी बोले तो नगर परिषद में नौकरी मिल सकती थी। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया और उन्हें नौकरी मिल भी गई। तो महात्मा गांधी कहे कि मैं ऐसा भी हूँ कि गरीब हालत में, गरीबी में मैं लोगों की क्या भी करता हूँ, मदद, चाहे भले ही वो अपराधी क्यों न हो। मेरे इस कार्य का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क में आया, गोरे भी समझ गए कि महात्मा गांधी बहुत कठोर स्वभाव के हैं, इसलिए गोरों ने भी ताड़ लिया, समझ लिया कि इनका विरोध करना गलत बात है, ये किसी के पीछे पड़ गए ना तो छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए गोरों के, जिन गोरों के संपर्क में आया, गोरों यहाँ पर कौन है भाई? अंग्रेजों। गोरों का मतलब यहाँ पर क्या है? अंग्रेजों। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं जिन जिन अंग्रेजों के संपर्क में आया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। निर्भय रहने लगे का मतलब डरते नहीं थे। और यद्यपि उनके विभागों के, उनको पता था कि जब अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, महात्मा गांधी तो मदद करने वाले हैं। लेकिन ये तो बस अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। इस बात को अंग्रेज समझ गए तो महात्मा गांधी से सावधान होने लग गए। उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। मधुर यानी अच्छा संबंध रखते थे। कौन? अंग्रेज। क्योंकि उनको पता था कि इनसे पंगा लेना हमारे लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वकालत की कर रखी थी उस जमाने में, तो दिमाग की तो कोई कमी नहीं थी बेटे में। इस प्रकार का बर्ताव, बर्ताव का मतलब होता है व्यवहार। बर्ताव का मतलब क्या होगा यार? व्यवहार है, हार है। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था, यह तो मैं बाद में समझने लगा कि ऐसे बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और यह अहिंसा का एक विशेष अंग है। मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, मनुष्य और उसका काम ये दो भिन्न वस्तुएं, अलग अलग वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे के प्रति तिरस्कार, अपमान होना ही चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उनका आदर होना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसका अपमान होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर अथवा दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। लोग उनके अनुसार चलते बहुत कम हैं। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है कि जो इंसान इस संसार में अच्छा काम करता है लोग उसकी इज्जत नहीं करते हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस संसार के अंदर गलत काम करने वालों का पक्ष लेते हैं, इसलिए इस संसार में महात्मा गांधी के अनुसार क्या फैलता रहता है? तिरंगा नहीं फैलता रहता, जहर फैलता रहता है। सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती, प्रतिक्षण महात्मा गांधी क्या अनुभव करते हैं? अहिंसा के संदर्भ में महात्मा गांधी की क्या विचार हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं, हर पल, प्रतिक्षण का मतलब क्या आता है? हर पल, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ओके, यह अहिंसा हाथ में नहीं आती। अहिंसा कभी भी हिंसा ना करे, अहिंसा, नो हिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा के संदर्भ में कहते हैं कि जब तक यह अहिंसा अपने हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल ही नहीं सकता। सत्य का मतलब परमात्मा, व्यवस्था, या आगे प्रश्न दूसरा है, मैंने पहले बताया था कि व्यवस्था, महात्मा गांधी के अनुसार कभी भी व्यवस्था पक्ष से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था पक्ष में अनंत शक्तियां मौजूद रहती है। हमेशा हमें अव्यवस्था से लड़ना चाहिए और अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में प्रयत्न या प्रयास करना चाहिए। व्यवस्था या पद्धति के प्रश्न बन सकता है क्या कि महात्मा गांधी का व्यवस्था के संदर्भ में या व्यवस्था या पद्धति के संदर्भ में क्या विचार था? महात्मा गांधी का व्यवस्था या पद्धति के संबंध में क्या विचार था? तो व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यवस्था के विरुद्ध झगड़िए, व्यवस्था के विरुद्ध झगड़िए, लेकिन व्यवस्था पक्ष से मत झगड़िए। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था पक्ष से झगड़ता है, इसका मतलब वह अपने आप से झगड़ रहा है। व्यवस्था आपको गलत दिख रही है तो आप मजबूत होइए और उसको सही करने में लग जाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं 2 मिनट में, इन्होंने ऐसा कर दिया, वो कर तो रहा है ना, हमसे अपना घर नहीं संभल रहा, वो पूरे देश को संभाल रहा है। और इस कठोर विकट परिस्थिति में अंदर तो दूसरे पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर हम दूसरे की बुराई करते हैं, इसका मतलब तू तेरे अंदर झांक ले, है ना। तो व्यक्ति संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है, इसका मतलब मैं तो कहता हूं कि वो स्वयं बुरा है। एक बुरा इंसान ही बुराई कर सकता है, अच्छा इंसान किसी की बुराई नहीं करता, ठीक है ना। तो रहीम कबीरदास ने भी कहा था ना कि भाई वह सब जगह डोला, बुराई कहीं नहीं मिली। जब खुद अंदर जा करके देखा तो देखा कि मुझसे इस संसार में बुरा कोई नहीं। तो बुराई नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी भी बुराई नहीं करता। आप सब अच्छे हैं, बुराई नहीं करनी। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यवस्थापक से ना लड़िए। व्यवस्थापक का दोष नहीं है, व्यवस्थापक नहीं चाहता कि वो अव्यवस्थित रहे या अव्यवस्था उनके काल में बने। उसके पास अनंत शक्तियाँ निहित है, अनेक कार्य हैं, इसलिए कई बार किसी भी कार्य में विलंब हो जाता है, जिसके कारण अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए व्यवस्था से लड़ना चाहिए, न कि व्यवस्थापक से। देखिए, पर व्यवस्थापक से विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़े करने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंची से रचे गए हैं। कुंची का मतलब होता है चाबी, और यहाँ पर एक ही कुंची किसको कहा गया? ईश्वर। हम एक ही ईश्वर के क्या हैं? स्रोत हैं। हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, समान बनाया। एक ही ब्रह्मा की संतान है। व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित होती है, बहुत सारे कार्य होते हैं, और व्यवस्थापक को कार्य करने में, किसी कार्य को करने में विलंब भी हो जाता है, जिसके कारण अव्यवस्था हो जाती है। और हम उस अव्यवस्था का जो दोष है वो व्यवस्थापक से दे देते हैं, व्यवस्थापक को गालियाँ बकते हैं। जितना समय हम व्यवस्थापक को गालियाँ देने में बिताते हैं, उतना समय अगर उस अव्यवस्था को सुधारने में लगा दें तो गांधी के अनुसार वो अव्यवस्था व्यवस्था में बदल जाएगी। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हमारा दिमाग तो भगवान का दिया हुआ ना। हाँ, व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है, और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि ही पहुंचती है, लाभ नहीं पहुंचता। लाभ तभी पहुंचता है जब हम व्यवस्था से लड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, ये है आत्मिक शिक्षा। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। आत्मिक शिक्षा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना। और आत्मिक शिक्षा में महात्मा गांधी ने बताया कि विद्यार्थी को शरीर की शिक्षा और मन की शिक्षा न दे करके आत्मिक शिक्षा देनी चाहिए। और आत्मिक शिक्षा
का मतलब होता है चरित्र का निर्माण करना, और इस प्रकार की शिक्षा केवल और केवल वही अध्यापक दे सकता है जिसका चरित्र उत्तम हो। एक चरित्रवान अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों का चरित्र सुधार सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने के अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। महात्मा गांधी के अनुसार विद्यार्थी को किस प्रकार शिक्षित करना चाहिए? आत्मिक शिक्षित करना चाहिए, यानी आत्मा से शिक्षित करना चाहिए, न कि शरीर। महात्मा गांधी के अनुसार शरीर और मन से शिक्षित नहीं करना चाहिए, उसको आत्मा से शिक्षित करना चाहिए, अंदर से झकझोर देना चाहिए। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु से आपको अंडरलाइन कहां से करना है? यहां से, यहां से करके यहां तक करें और उसके बाद में आगे छोड़ दें। अब आगे और करना है अंडरलाइन। क्या किया है? विद्यार्थियों को लेकर के आधार रखा था, यहां तक अंडरलाइन करना है, अब इतना छोड़ देना है, फिर आगे और अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, मिला देना बाद में। नेक्स्ट, बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है, यहां से फिर अंडरलाइन करेंगे, उससे आगे जोड़ दीजिएगा। महात्मा गांधी का आत्मिक शिक्षा के बारे में क्या विचार है? तो ये तो प्रश्न होगा, उत्तर हम अंडरलाइन कर ही रहे हैं, 1.5 लाइन ऊपर कर लिए। अब आगे देखिए, आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है, अलग विभाग है, इसे मैं टॉलस्टॉय आश्रम, ये टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है भाई? दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका? दक्षिणी अफ्रीका। और मैंने टॉलस्टॉय आश्रम के एक शरारती विद्यार्थी की बात बताई थी कि शरारती विद्यार्थी था, महात्मा गांधी ने दंडित किया, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि आज मैं बाल बाल बचाऊं, भविष्य में कभी भी विद्यार्थी को दंडित नहीं करूंगा। और शिक्षकों को भी कहा कि कभी भी विद्यार्थी को दंडित देकर, बोले दंड देकर विद्या ग्रहण नहीं करवानी चाहिए, ठीक है ना। कि बालकों को सिखाने लगा, उसके पहले ही जान चुका था आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। बहुत बड़ी बात है ये। महात्मा गांधी कहते हैं कि आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों का चरित्र बना सकता, मैं कहता हूं विद्यार्थियों आप भविष्य में कुछ बने या ना बने, आप अपने माता पिता के सपनों को साकार करें या ना करें, आप डॉक्टर बने या ना बने, आप इंजीनियर बने या ना बने, आप पटवारी बने या ना बने, आप अध्यापक बने या ना बने, आने वाले किसी पोस्ट पर बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाइए। और एक अच्छे इंसान बनने के पीछे कारण यह है कि व्यक्ति को चरित्र का उत्तम होना चाहिए, व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए अपनी जिंदगी में, जज्बा जुनून और जोश होना चाहिए, जहाँ के भी चाहे दुनिया उनको सलाम ठोके ऐसा कर्म उनका होना चाहिए। वो होता है आत्मा का विकास। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। चरित्र को डावाडोल मत कर देना विद्यार्थियों। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये युवावस्था है आपकी, और युवावस्था बड़ा तनाव और तूफान का अवस्था है। जितने परिवर्तन होते हैं इस अवस्था में हो जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, हर किसी के काबू में नहीं आता। ये मन आपको बहलाएगा कि चल उठ खड़ा हो, अंधेरा हो गया, समझिए ना। तो नियंत्रण रखिए। और आत्मा का विकास करने का अर्थ क्या है? एक तो क्या है? चरित्र का निर्माण करना, दूसरा ईश्वर का ज्ञान पाना, तीसरा आत्मज्ञान प्राप्त करना। चरित्र का निर्माण कौन कर सकता है? आत्मा का विकास वाला व्यक्ति ईश्वर का ज्ञान पा सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, अलग से भी आ सकता है कि महात्मा गांधी के अनुसार आत्मा का विकास करने का क्या अर्थ है। तो महात्मा गांधी के अनुसार आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत होती है। आत्मा का विकास, चरित्र का निर्माण करने में उसे दूसरों की आवश्यकता होती है, खुद चरित्र का विकास नहीं कर सकता, मार्गदर्शन की जरूरत होती है ना। और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। महात्मा गांधी के अनुसार किस ज्ञान के बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है? महात्मा गांधी
कहते हैं कि चाहे फिजिक्स पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे हिंदा पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, ये सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर आपका चरित्र उत्तम नहीं है तो। पहले आत्मा का विकास करो, फिर पहले आत्मिक ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद में दूसरा ज्ञान अर्जित करो। आपने यदि आत्मिक ज्ञान के अलावा कोई दूसरा ज्ञान पहले अर्जित कर लिया, महात्मा गांधी के अनुसार दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आपने आत्मिक ज्ञान अर्जित कर रखा होगा, आपने आत्मा का विकास कर रखा होगा। आत्मा का विकास कर रहा होगा इसका मतलब आप सभी का चरित्र अच्छा है। आपकी आत्मा क्या कर रही है इस समय? ईश्वर का ज्ञान आपने पा लिया होगा, आत्मज्ञान आपने प्राप्त कर लिया होगा, क्योंकि आपके अध्यापकों ने जो पढ़ाया वो भी चरित्र के अच्छे होंगे। कई अध्यापक ऐसे होते हैं माय डियर, जो चाहे कलकत्ता में रह रहे हों, उस अध्यापक का नाम लेती विद्यार्थियों की आत्मा हिल जाती है, उस अध्यापक को याद करने लग जाते हैं, उस अध्यापक को याद करके ये कहने लग जाते हैं कि एक बार उन अध्यापक से मुलाकात हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपकी आत्मा को हिला दिया है, उन्होंने आपको अच्छा इंसान बनाया है। तो माय डियर, इस संसार के अंदर नौकरी लगे या ना लगे, लेकिन अच्छे इंसान बन जाना। अच्छा इंसान इस दुनिया के अंदर कुछ भी कमा सकता है, कितने भी पैसे कमा सकता है। डियर, माता पिता को प्रणाम करते रहना, उनकी भावनाओं को कभी ठेस मत पहुंचाना, उनकी नज़रों में हमेशा एक अच्छा पुत्र या पुत्री बने रहना, और समाज के अंदर घुल मिल करके रहना। जहाँ भी रह रहे हों दबदबे के साथ रहना। बाहर निकलें तो ऐसा ना हो कि हमसे गंडकी ना डरें, थोड़ा सा भय भी हमारे प्रति होना चाहिए, क्योंकि ज़माना ऐसा है भोले भालों का कोई नहीं है। ओके, हानिकारक भी हो सकता है, व्यर्थ नहीं, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। आत्मिक ज्ञान के बारे में महात्मा गांधी का क्या विश्वास था कि उनके अलावा दूसरा ज्ञान व्यर्थ है। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है, यह अलग प्रश्न है। यह अलग प्रश्न है कि लाइन का महात्मा गांधी ने आत्मज्ञान के बारे में क्या सुन रखा था, या आत्मज्ञान के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा था। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। महात्मा गांधी के अनुसार तो आत्मज्ञान पहले आश्रम में प्राप्त होता है। अरे भाईडा, आश्रम कितने हैं? 4। एक तो ब्रह्म आश्रम, ब्रह्म के बाद में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में संन्यास आश्रम। महात्मा गांधी के अनुसार तो आत्मज्ञान किस आश्रम में प्राप्त होता है? ब्रह्माश्रम में, ब्रह्मस्थ आश्रम में। और लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। बोले तो संन्यास आश्रम में, जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा गांधी के अनुसार ये बात गलत है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मास्त्र आश्रम में, इसमें पैदा होना चाहिए, तब जाकर के उनका ग्रस्त वान संन्यास अच्छी प्रकार से कट जाएगा। ठीक है। मरने के बाद में, मरने की मुद्रा में जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो क्या जीवन जिएगा? जीवन तो उन्होंने जी लिया। जीवन जीना है तो आत्मज्ञान प्राप्त करके जीना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी के अनुसार ब्रह्मस्थ आश्रम में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन लोगों ने यह भ्रम फैला रखा था कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक, आगे महात्मा गांधी अंडरलाइन करें, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को, यहाँ पर अमूल्य वस्तु किसको कहा गया है? आत्मज्ञान को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं। मुलतवी का मतलब होता है स्थगित। क्या अर्थ होता है? स्थगित रखते हैं। वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर बाहर रूप बनकर जीते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, वे लोग इस अमूल्य वस्तु को जो चौथे आश्रम तक स्थगित रखते हैं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। महात्मा गांधी के अनुसार कौन से लोग आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? जो आत्मज्ञान को चौथे आश्रम में प्राप्त होना मानते हैं,
वे लोग बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर, यानी पृथ्वी पर, इस धरती पर बोझ बन करके जीते हैं, है ना। इस प्रकार का सार्वत्रिक सभी जगह अनुभव पाया जाता है, संभव है। यहाँ तक अंडरलाइन करना आपको। ये इस प्रश्न का उत्तर है कि जो लोग चौथे आश्रम में, अर्थात संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेता है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है संन्यास के समय, तो वे व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जीते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है ना। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में नहीं रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय में मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए, मैं बालकों से, यहाँ से अंडरलाइन करें। अब ये तो है आत्मिक ज्ञान की परिभाषा बताइए, आत्मिक ज्ञान क्या होता है, आत्मिक विकास का अर्थ क्या होता है। जो लोग आत्मज्ञान संन्यास शास्त्र आश्रम में मानते हैं, जब व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो उन लोगों के साथ क्या होता है, वे लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये 3 बातें पढ़ी थी। अब महात्मा गांधी के अनुसार आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, क्या महात्मा गांधी ने आत्मिक शिक्षा के बारे में, आत्मिक शिक्षा विद्यार्थियों को देने के बारे में क्या बात कही, तो आप यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। प्रारंभ में महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आत्मिक शिक्षा देने के लिए बालकों से क्या गवाता, भाई भजन गवाता, आश्रम के अंदर उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने पहले आत्मिक शिक्षा देने के लिए बच्चों से क्या गवाया, भजन, नीति की पुस्तकें पढ़ने को दी, लेकिन महात्मा गांधी को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा शारीरिक शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार आत्मिक शिक्षा के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले शुरुआत उन्होंने बालकों से भजन गवाने से, नीति की पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से उन्होंने आत्मिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो नहीं दिया जा सकता। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा ज्ञान पुस्तकों के द्वारा नहीं दिया जाता, कौन सा ज्ञान अंडरलाइन करते जाना है, आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए, कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो नहीं दिया जा सकता। महात्मा गांधी के अनुसार कौन सा ज्ञान पुस्तकों द्वारा नहीं दिया जा सकता, आत्मिक ज्ञान, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने नीति की पुस्तकें पढ़ने को दी और नीति की पुस्तकें पढ़ने को दी, जिसके कारण महात्मा गांधी को ये लगा, संतोष नहीं हुआ, कि ये लगा कि इससे तो भाई आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि आत्मिक ज्ञान पुस्तकों द्वारा नहीं दिया जा सकता। बाद में महात्मा गांधी ने विचार किया कि जिस प्रकार शरीर की शिक्षा, शारीरिक कसरत, व्यायाम करते हैं, अगर हम सुबह उठ करके सूर्योदय से पहले उठ करके व्यायाम करते हैं, शरीर को थोड़ा सा हिलाते डुलाते रहा करो जिंदगी के अंदर। अगर हम अपने शरीर को काम नहीं लेंगे तो ये शरीर काम करना बंद कर देगा। जैसा कि पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, कोई काम की नहीं हुई या कोई काम नहीं आई तो पूंछ का निशान आप देख सकते हैं, अभी भी पड़ा है। पहले मनुष्य की पूंछ हुआ करती थी, कोई काम नहीं आई, जिसके कारण वो विलुप्त हो गई। उसी प्रकार हम किसी शरीर के किसी भी अंग को काम नहीं लेंगे तो भाई साहब वो विलुप्त हो सकता है। ध्यान दें, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हाँ, इसलिए शरीर के साथ थोड़ा थोड़ा मनोरंजन करते रहें, खिलवाड़ करते रहें, और 10 बजे उठने की बजाय सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें और थोड़ा सा भ्रमण करें, फूलों की सुगंध लें, सैर करें और अपने शरीर को थोड़ा सा ऊंचा नीचा करें। पूरे शरीर को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा काम हो रहा है, ठीक है ना। कई ऐसे बड़े बड़े पेट वाले बड़े बेडोले हो जाते हैं, खाता तो मैं भी बहुत हूँ, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ा लेता हूँ, लेकिन थकान नहीं होती। कारण क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन एंड हेल्दी एंड वाइज। क्या कहा मैंने? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, बेड नहीं बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन एंड हेल्दी एंड वाइज। शाम को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपने शरीर के साथ क्या कसरत करिए, अपने शरीर को सुडौल बनाइए, मस्त बनाइए, चंगा बनाइए। ओके, थैंक यू।
और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा, जिस प्रकार शरीर की शिक्षा शारीरिक कसरत, शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, और बुद्धि की बौद्धिक कसरत कब होगी? जब आप विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ेंगे। 2 घंटे फिजिक्स पढ़ेंगे, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे, 1 घंटा हिंदी पढ़ेंगे, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप बुद्धि का काम ही तो कर रहे हैं। तो बुद्धि की कसरत करने से बुद्धि बढ़ती है। आपने देखा होगा कि बार बार आप विषयों को रोजाना आप अध्ययन करते रहें, सभी किताबों को आप पढ़ते रहते हैं, तो दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है। और उन्हीं किताबों को आप 1 महीने तक छोड़ देंगे तो पीछे का किया कराया क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। ये डन है, सत्य बात है। इसलिए आप पढ़ना छोड़िए मत, जारी रखिए। भले ही आप कम पढ़िए लेकिन रोजाना पढ़िए, ठीक है। उसी प्रकार महात्मा गांधी कहते हैं कि आत्मा की शिक्षा भी आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और आत्मा की शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक का जो आचरण है ना, जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वो उत्तम होना चाहिए। अतएव युवक हाजिर हो या ना हो, मेरे सामने छोरे छोरियां हाजिर नहीं हैं, लेकिन शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है, लेकिन वही हिला सकता है जिस शिक्षक का आचरण क्या होता है? अच्छा होता है। अरे एक अच्छा शिक्षक ही तो अच्छी बातें बता सकता है। एक चरित्रवान शिक्षक ही चरित्र के बारे में बातें बता सकता है। ओके, ये बात कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। मैं स्वयं झूठ बोलूं, महात्मा गांधी उदाहरण दे रहे हैं। अगर कोई टीचर झूठ बोलता है तो सत्य की बात नहीं बता सकता। सत्य की बात वही बता सकता है जो स्वयं सच्चा हो। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। ये गंडक से जो शिक्षक गंडक से डरता है, बिल्ली से डरता है, वो साहस का पाठ, वो वीरता का पाठ नहीं पढ़ा सकता। अरे वीरता का पाठ तो साहसी व्यक्ति पढ़ा सकता है। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए, क्योंकि मैं मौन रहूंगा, चुप रहूंगा तो मेरे विद्यार्थी मेरी तरह बन जाएंगे। अगर जिस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार है उसी प्रकार के बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसा कि माता पिता अपने बच्चों को 70% माता पिता अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, क्योंकि वारे बेटा कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी ये ला के दो, कभी वो ला के दो, और जिस दिन नहीं ला के दिया तो बच्चे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, मुझे ला के दो वरना हम नहीं खाएंगे। इस प्रकार का कदम नहीं उठाना है। बच्चों के साथ इतना लाड पाड ना करें कि वो बिगड़ जाए। ओके, इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना है, और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए शिक्षक को अच्छा बनना पड़ेगा और रहना भी चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकार संयम इन युवकों युवतियों के बदौलत था। टॉलस्टॉय आश्रम कहाँ है भाई? कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ तक इंटरलाइन करना है। अब फिर वो उद्यम वाला आ गया। देखो, आश्रम में एक युग बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था। कौन सा आश्रम है ये? टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम। और टॉलस्टॉय आश्रम है कहाँ? कल चर्चा की थी, दक्षिण अफ्रीका में। एक युवक बहुत उद्यम मचाता था। उद्यम का मतलब था शरारत करता था, झूठ बोलता था। अंडरलाइन करते जाना है कि टॉलस्टॉय आश्रम के शरारती विद्यार्थी की पहचान लिखिए, या टॉलस्टॉय आश्रम का एक विद्यार्थी किस प्रकार शरारत करता था और महात्मा गांधी ने उसके साथ क्या किया, देखिए। और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। अंडरलाइन करते जाना है। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, बहुत ही शोर किया या शरारत की। मैं घबरा उठा। कौन घबरा उठा? महात्मा गांधी, क्योंकि लड़के की उम्र 17 वर्ष थी। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था। महात्मा गांधी कभी भी सजा नहीं देते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने क्या दे दी? सजा दे दी। ये जिंदगी का पहला मौका था। और उस दिन महात्मा गांधी बाल बच्चे थे। महात्मा गांधी को पता था कि अगर ये विद्यार्थी मेरा विरोध कर लेगा, डंडा छीन करके मेरे लग गया तो छोड़ेगा ही नहीं, और छुड़ाने के भी कोई छुड़ाएगा भी नहीं। आगे देखिए, साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया।
झूठ बोलता गया कि मैंने किए नहीं। अगर कोई गलत करे, महात्मा गांधी को पता चला कि मेरे सामने गलत कर रहा है फिर भी झूठ बोल रहा है, तो महात्मा गांधी ने पहले समझाया लेकिन नहीं माना। तो महात्मा गांधी को क्या आ गया फिर गुस्सा। महात्मा गांधी ने कभी सज़ा नहीं थी ज़िंदगी में, पहली बार वो सज़ा देते हैं बुढ़ापे में, है ना। वो भी कांपते कांपते, पास में रूल डंडा पड़ा था, उस डंडे की बच्चे के बाँह पर दे मारी। देखो क्या होता है, मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल का मतलब होता है डंडा, लकड़ी, उसकी बाँह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। महात्मा गांधी मारते समय क्यों कांप रहा था, कहीं वो विद्यार्थी मेरा विरोध ना कर ले, डंडा छीन करके मेरे पीछे न पड़ जाए, ठीक है ना। हाँ, इसे उसने देख लिया होगा मेरी और मैं, क्योंकि कांप रहे थे तो बच्चा समझ गया कि भाई इतने महानुभव हैं, कांप रहे हैं, इसका मतलब बच्चा फिर रोने लग गया। तब महात्मा गांधी की थोड़ा सा ढांढस बंधा, विश्वास हुआ कि भाई काम जच गया है ना, भविष्य में मैं दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। आज तो बाल बचाऊँ, रोजाना थोड़ी बचा जा सकता है। किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था, विद्यार्थी रो पड़ा, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया नहीं था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी, क्योंकि बच्चा जवान था, उसकी उम्र कोई 17 साल की थी। बच्चा कितने साल का था, 17 साल का था। ये विरोध करता तो कर सकता था, महात्मा गांधी को पकड़ के फेंक सकता था। इसलिए महात्मा गांधी करते डंडा देते इसमें क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। उनको पता था कहीं ये सामना ना कर ले। उसका शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का, आगे देखिए, ये तो पूरा पढ़ ही लेते हैं ना, आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराए। जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को दंड देकर के पढ़ाता है, वो पशुत्व के समान व्यवहार करता है। महात्मा ने कहा कि मैंने भी जो काम किया है ये मैंने गलत किया है, भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। और आगे से शिक्षकों को ये भी कहता है कि आगे से कभी भी शिक्षक ऐसा कदम ना उठाए कि उसे दंडित करना पड़े। विद्यार्थियों को दंड से शिक्षा नहीं देना चाहिए, बट प्रेम से शिक्षा देनी चाहिए। बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं हमेशा बालकों के साथ जो पिटाई करता है मैं उसका विरोध करता हूँ। कभी मैंने बच्चों पर या बालकों पर डंडा नहीं उठाया या सज़ा नहीं दी, लेकिन उस दिन देनी पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि आपे से बाहर हो गए थे महात्मा गांधी। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था, रूल से पीटने में। एक को किसको पीटा था, टोलस्टॉय आश्रम वाले बच्चे को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने को अधिक अच्छी रीति सीखा। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता, समझा बुझा करके, तो उत्तम होता। तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं कह नहीं सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। महात्मा गांधी कहते हैं कि वह युवक जिस पर मैंने डंडा बरसाया था वह तो भूल गया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया। पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश कर दिया। महात्मा गांधी नहीं भूलेंगे इस बात को कि उस दिन मैं बाल बचा। अगर वो विद्यार्थी विरोध करता तो न जाने मेरे साथ क्या कर सकता था। अब आगे शिक्षकों को प्रेरित कर रहे हैं। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। महात्मा गांधी के अनुसार विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को प्रेम से पढ़ाएं, न कि डंडे के बल पर, अर्थात सजा कभी भी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे दोष हुए। काफ़ी बच्चे महात्मा गांधी के सामने गलती करते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी रूल पास पड़ा रहता था लेकिन डंडा नहीं उठाया कभी। उनको पता था कि रोजाना नहीं बचा जा सकता, ईश्वर एक ही बार बचा सकता है। इसलिए कभी भी महात्मा गांधी ने सज़ा नहीं दी, बच्चों को दंडित नहीं किया। और लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुणों को अधिक समझने लगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम शांति निकेतन के बारे में पढ़ेंगे जो गुजरात में पड़ता है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरे विद्यार्थियों को हो रहा है। या थैंक यू। डन।